I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. श्रीमान शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं वित्त मंत्री जी जो एप्रोप्रिएशन बिल 2026 लेके आई है उसके पर अपने विचार रखता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 114(1) और आर्टिकल रेड विथ आर्टिकल 115 जो प्रावधान संविधान ने दिए हैं उसके मुताबिक जो एप्रोप्रिएशन बिल आया है और उसमें वित्त मंत्री जी डिमांड ऑफ ग्रांट्स लेके आई है 2,81,000 करोड़ एंड ऑड। डिमांड ऑफ ग्रांट्स माने पूरक ग्रांट मांगने के लिए वित्त मंत्री जी इस गृह के सामने आई है। मैं देख रहा था 18, 32 एंड 43 माने 18, 32 एंड 43 ग्रांट्स टोटल है, पर कुछ में रिपीट होती है, कुछ में ओवरलैपिंग होती है और इसलिए अगर प्रैक्टिकली देखें तो देयर आर 61 ग्रांट्स। मैं सबसे पहले वित्त मंत्री जी जो 57,038.48 करोड़ जो लेके आई है, बहुत बड़ी राशि है ये। और ये राशि वित्त मंत्री जी इसलिए लेके आई है कि उनका कहना है माननीय उपसभापति महोदय कि ये अमाउंट मुझे इसलिए चाहिए, ये है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। और वित्त मंत्री जी का कहना है कि मुझे इसलिए चाहिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें हो रही है, हमारी सप्लाई चेन अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्ब हो रही है, एलपीजी की दिक्कतें आएगी, इनको स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड मैं लेके आई हूं, ये वित्त मंत्री जी का कहना है। नहीं उपसभापति महोदय, इतनी बड़ी राशि माने 57,000 एंड ऑड करोड़ आपको लाना पड़ रहा है। आप कहोगी कि आप लोग कहते हो कि एलपीजी का दाम नहीं बढ़े, देखनी सरकार नहीं करती इसलिए हम कर रहे हैं। सर, दिस क्राइसिस आर मैन मेड क्राइसिस, आई एम सॉरी टू से। हमारा संविधान जब बना उस वक्त बहुत चर्चाएं हुई थी। हमारे संविधान ने उस वक्त कहा था हमारा देश किसी और देश की राजनीति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा संविधान बना तब उन महान आत्माओं ने कहा था कि हम नॉन अलायंस रहेंगे, हम किसी दो के झगड़े में हम पक्षकार नहीं रहेंगे। आज क्यों ये हो रहा है, आपने कभी सोचा है? हमारी सबसे बड़ी सप्लाई चेन जिस चैनल से आती थी उस चैनल का कंट्रोल ईरान डिस्टर्ब कर सके ये दुनिया जानती थी। आपका सबसे बड़ा सप्लाई चेन ईरान के पास से गुजरता था। आपको क्या हरमोज में आपको पता था कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आपको क्या जरूरत थी जब ऐसा माहौल था? आपको पता नहीं है, आपका विषय नहीं है। कुछ बीजेपी में बैठे उनको पता नहीं कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या है और मुझे टोकते हैं। संजय जी, सर मैं ये कहना चाहता हूं, आप नहीं, आप उनको भी रोकना है, आपको भी रोकना है। आप टेक योर सीट संजय जी। नो, मैं उनको भी कर रहा हूं, आपको भी कर रहा हूं। आप बैठ जाइए, मैं आई विल नेम यू। मैं नहीं चाहता, उनको भी कहा और आपको भी कहा। आप वो गुस्सा मत, प्लीज नहीं। ये क्या तरीका है साहब? मैं सबको बोल रहा हूं और आप हर बीच बैठ करके आप बोलते जाएंगे हर बीच, ये क्या तरीका है? माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, मैं सबको रोक रहा हूं। प्रमोद जी, कोई आप सबसे आप फिर आप टिप्पणी कर रहे हैं उधर से चुप है, क्या तरीका है? कभी भी बैठकर सीट पर बोलना क्या तरीका है? बैठिए सबसे प्लीज। अभी तो कोई नहीं बोल रहा, अभी तो कोई नहीं बोल रहा। आप बैठ जाइए,
संजय जी मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, कोई नहीं बोल रहा, अभी आप शुरू कर रहे हैं, प्लीज बोलिए शक्ति सिंह गोहिल जी। सभापति महोदय, I know my scope and whatever I am submitting, that is within the scope, because in the appropriation bill there is a demand and huge demand. When there is a huge demand, on that I am speaking, but unfortunately my friends from BJP, they don't know anything and unnecessary interrupting. आप बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता था कि हमें हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ देश है जिनको दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वो इस तरह से पार्ट नहीं बने। आज देश जो भुगत रहा है, विदेश नीति किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है, जाती है, विदेश नीति देश के लिए होती है और विदेश नीति देश के हित में होती है, बिना सोचे समझे। क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, क्योंकि कांग्रेस ने किया था, तो मैं दूसरे के साथ ऐसी विदेश नीति, ये नहीं चलता है सर। और इसीलिए आपको 58,000 एंड ऑड करोड़ का आज आपको इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड लेके यहां पर आना पड़ रहा है। मैं जरूर आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपकी सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़ रखा है, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए, ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर, ये गैस की चिंता है सर। हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है। जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है, वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं, इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता है। ऐसी नीति सरकार ना करे। आप ये कहेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? क्या इसकी एक क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है आवाम का, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में गंभीरता के साथ जरूर सोचे। सर, 19.23,000 करोड़ वित्त मंत्री जी की इस एप्रोप्रिएशन बिल में फर्टिलाइजर के ऊपर की ग्रांट की डिमांड है। सर, मुझे कहना पड़ रहा है, आपके इंपोर्ट का परसेंटेज हर दिन बढ़ता जा रहा है। यूरिया जो आप पहले करते थे, आज आप 138.8% और डीएपी 94.5% आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते थे, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। आप हम क्यों नहीं स्ट्रेंथन करें, सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करें, ताकि हमारे फार्मर्स को दिक्कत ना हो। मैं जानता हूं वित्त मंत्री जी कहेंगी कि यूरिया में मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वो कौन सा प्रोडक्शन बढ़ा है? नैनो यूरिया। साहब, मैं एक किसान हूं, मैंने खेत देखा है, खेती की है।
किसान अपनी जमीन के लिए उससे बेहतरीन साइंटिस्ट और कोई हो नहीं सकता है। जब देश का किसान कहता है कि नैनो यूरिया हमें रिजल्ट नहीं देता है, हमें नैनो यूरिया नहीं चाहिए, हमें प्योर यूरिया चाहिए, ये सरकार कहती है कि नो, कंपलसरी नैनो यूरिया यूज करो। मेरे साथी यहाँ पे विद्वान साथी बीजेपी से भी बैठे, मैं कहता हूँ आप यहाँ हाथ रख के कहिए, गांव में पूछिए किसानों को, क्या वो नैनो यूरिया से खुश है क्या? और कंपलसरी अगर नैनो यूरिया अच्छा है तो आपको ये सर्कुलर क्यों निकालना पड़ता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये कहते हो कि आपको अगर डीएपी चाहिए, आपको एनपीके चाहिए, कंपलसरी ये नैनो यूरिया ले जाओ। सर ये किसानों पे एट्रोसिटी है। मैं मंत्री जी को जरूर कहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और कहे। वित्त मंत्री जी जेएनयू में पढ़ी हुई है, आम नागरिक की चिंता करने वाली वहां से शिक्षा मिलती है, ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसे पढ़ी हुई है, मैं उनकी मंशा पे डाउट नहीं करता हूं। पर और सभी डिपार्टमेंट जब आपके पास डिमांड लेके आते हैं, देन यू हैव ए कंट्रोल ऑन इट। इन अ स्मॉल स्टेट लाइक गुजरात, आई हैड हैंडल्ड फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम पूछते थे उनको कि ये पब्लिक कंप्लेंट्स है, अथवा ये हाउस में चाहे ऑपोजिशन का एमएलए भी बोला था तो हम कहते थे कि विरोधी दल के नेता या ये एमएलए कह रहा था आपके डिपार्टमेंट को ये ठीक करिए, क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट का है और पूरी सरकार के फाइनेंस का कंट्रोल इस हाउस पे, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हमारे हाथ में हैं। हम फाइनेंशियल अप्रूवल देते हैं और जब तक यहां से वहां वोटिंग होती है, यहां चर्चा होती है, हम सजेशन दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी इसको पॉजिटिव लेगी, मैं इसका एक सजेशन देना चाहता हूं। आप इतनी सारी डिमांड लेके आए हो, सेकंड सेट ऑफ डिमांड से आए अप्रोप्रिएशन में। ग्लोबल रैंकिंग में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 में हम कहां थे और आज कहां पहुंच गए विश्व में, दुनिया में, ग्लोबल इंडेक्स में, इसका जरूर आपको सोचना पड़ेगा। हेल्दी नेशन, वेल्दी नेशन, आपकी डिमांड्स में देख रहा था, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज कैंसर की ट्रीटमेंट और हम जो सहाय देते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। मैंने 10 मार्च को इसी हाउस में मेरा क्वेश्चन था सर, गुजरात में एनीमिक प्रेग्नेंट वीमेन और यंग गर्ल्स कितना % एनीमिक है उसकी बात की थी। जब वो डिपार्टमेंट के ऊपर भी आप कुछ बात करें, मैं जरूर चाहूंगा। सर डिफेंस सर्विसेज रेवेन्यू 41,430.48 करोड़ ये ग्रांट एप्रोप्रिएशन में लेके आए। वित्त मंत्री जी, हम आपको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। डिफेंस में जितना भी पैसा चाहिए आप लेके आइए, वी आर विथ यू, हम आपको सपोर्ट करते हैं। हम आज अगर चैन की नींद सो सकते हैं घर में, पूरा देश तो ये इसलिए कि सरहद पे मेरा जवान खून पसीना बहा के भी सरहदों की रक्षा करने की तैयारी रखता है, इसलिए हम सो सकते हैं। मुझे खुशी होती कि आप R&D में भी पैसा डिफेंस सर्विसेज में लेके आते। डिफेंस में आपने सिर्फ रेवेन्यू में बढ़ाया, रेवेन्यू के लिए आपकी एक्स्ट्रा डिमांड है। हमारे जो दुश्मन है, चाइना है, पाकिस्तान है, आप देखिएगा चाइना का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जीडीपी के साथ, क्योंकि उनका जीडीपी तो बहुत बड़ा है, उनके साथ मैं आपको ये नहीं कहता हूं, पर कम से कम उनका R&D का जो बजट है और हमारा बजट देखिए। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जब डिफेंस सर्विसेज में 41,430 करोड़ का आप रेवेन्यू में डिमांड लेके आए हो, तब मुझे आपसे कहना है कि आप ये भी पर्याप्त नहीं है। मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर हूं, कमेटी की बातें यहां नहीं करूंगा, पर मैंने देखा है कि जो फोर्स में जगह खाली रहती है
उसकी असर क्या होती है? उसकी असर होती है देश की सुरक्षा पे, सबसे ज्यादा असर होती है। मैं पॉलिटिकली ना मैंने, मेरी पार्टी ने कभी भी आतंकवाद या सेना के नाम पे राजनीति की है। हां, और कोई करते हैं तो करने दो, हमने नहीं की है। हमने हर वक्त सरकार को मदद की है। सर, पहलगांव में हमला हुआ, और जब सर पहलगांव में हमला हुआ उसके बाद एक फौज के एक ऐसे अफसर जिन्होंने आरआर सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कारगिल के वक्त दी थी, ऐसे जनरल जीडी बख्शी साहब ने कहा आक्रोश के साथ पहलगांव के हमले के बाद कि ये वही आरआर सेक्टर है जहां मैंने सेवा दी थी। आतंकवादी हमला हुआ, इसकी वजह कोई है तो यह है कि आरआर सेक्टर में मैं जब था तब एक सेक्टर में मेरे पास जितनी सेना थी, आज उतनी सेना में 2 सेक्टर उनको देखना पड़ रहा है। उतनी ही सेना से 2 सेक्टर। और जब ऐसा होगा तो आतंकवादी को घुसने का रास्ता जरूर मिलेगा। ये मेरे लफ्ज नहीं है, मेरे पास उनका वीडियो है। वो इस देश के एक जांबाज अफसर जिसने सरहद पे लड़ाई लड़ी है, उनकी ये चिंता है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आप इसकी चिंता करिए। वित्त मंत्री जी, मैं उपसभापति महोदय के जरिए आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ चीजें, मेरे गुजरात में एक लड़का यंग देश की सेवा के लिए अग्निवीर में सिलेक्ट हुआ। पूरे गांव ने सर उसका सम्मान किया। वो गया ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग उसने ज्वाइन कर ली सर 2024 अक्टूबर में। और ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग उनकी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। एक दिन पासिंग लाइन के पास ट्रेनिंग के दौरान वो गिर गया, उसको फ्रैक्चर हुआ। बेंगलोर के आर्मी अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। उसके बाद उसको कहा कि 8 हफ्ते के लिए तुम घर जाके रेस्ट करो, इंजरी बहुत गहरी है, उसके बाद सर्विस ज्वाइन करना। घर गया। उसके बाद जब वो मार्च 2025 में गया, वहां पे फिर से अस्पताल में एडमिट करवाया और उसको कहा कि तुम आर्मी के लिए अनफिट हो, तुम घर जाओ। उसका क्या कसूर था? देश की सेवा के लिए जो निकला, ट्रेनिंग के दरमियान उसे इंजरी हुई, उसको क्लरिकल जॉब देना चाहिए, उसको टेबल वर्क देना चाहिए। उसको सीधे ऐसे नहीं कह सकते कि जाओ तुम अग्निवीर हो, तुम्हारा जो हो चले जाओ। मैं उसका आपको जरूर आर्मी का उसका सिलेक्शन कोड, वाघूजी ठाकुर पाटन डिस्ट्रिक्ट का सिद्धपुर गांव का है, उसकी डिटेल दूंगा। और वित्त मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इंसानियत के नाते ऐसे जवान जो है उनको वापस भेजना चाहिए। सर, फौज के अंदर एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, और इसीलिए मुझे याद है एक जनरल साहब बिल का पर माननीय शक्ति सिंह गोयल जी? इसी बिल पे हाँ जी इसी बिल मैं ये कहना चाहता हूं सर कि फौज में एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। अगर कोई वो कहते हैं उसके बाद दूसरा कहना, मैं मानता हूं हमारे पॉलिटिशियन के लिए ना ठीक है ना फौज के लिए ठीक है। पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, फौज ने कहा कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। उसको पूछा गया कि क्या बादल है? फौज ने कहा बादल भी है। कंड्यूसिव, आई डोंट नो, समझा या नहीं समझ में आया। बादल है तो कोई बात नहीं, जाने दो, बादल में दिखेगा नहीं। सर, सिंथेटिक एपरेटिव रडार, SAR कहते हैं। नाउ लेटेस्ट SAR इज अवेलेबल। कितने भी घने बादल हो, रडार में वो देखा जाता है। सर, हमारे पास भी ऐसे रडार है, पाकिस्तान के भी पास ऐसे रडार है, और इसलिए फौज ने कहा था, बोले नहीं बादल है, जाने दो। हुआ क्या सर? हमारा एयरक्राफ्ट गिरा दिया। अभिनव नाम का हमारा पायलट पाकिस्तान ने पकड़ लिया, और फिर दुनिया के सामने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे पायलट को वापस किया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक नॉन बायोलॉजिकल इंसान की ये गलतियों की वजह से सर ये आप जानते हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर
सर मैं फोर्स में जो भी करना पड़ता है उसके लिए जितना भी करो उतना कम है। फौजी कंट्रीब्यूशन देता है बरसों से और सरकार भी देती है, और एक्स आर्मी मैन को और उसके फैमिली को अस्पताल की सेवाएं मिलती है। आप उनके लिए पैसा लेके, वित्त मंत्री जी आई है, माननीय उपसभापति महोदय, आपके जरिए मैं उनको बधाई धन्यवाद देता हूं, पर साथ साथ ये भी गुजारिश करता हूं कि आपने कभी देखा है पेमेंट टू द हॉस्पिटल हजारों रुपयों का बकाया लग जाने की वजह से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अस्पताल मना कर देती है कि आवर पेंडिंग्स एंड ड्यूज आर विद द गवर्नमेंट, विल नॉट ट्रीट यू। और वो फौजी जिसका ये अधिकार है, जिसमें खुद का भी कंट्रीब्यूशन है, उसको ये सहन करना पड़ता है। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहता हूं कि इसके अंदर जरूर आपको देखना होगा। वित्त मंत्री जी 35,290 करोड़ स्पेक्ट्रम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की बात लेके आई है। फौज के लिए आप स्पेक्ट्रम दे रहे हो, अच्छी बात, पर साथ साथ इस डिपार्टमेंट की डिमांड लेके आप आई है। तब माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक ऐसा पीएसयू है जो बीएसएनएल दूर दराज के एक गांव में भी कोई टेलीफोन मांगता था, उसके घर घंटी बजती थी और टेलीफोन मिलता था। इसके पास संसाधन, उसके पास ताकत प्राइवेट से कहीं ज्यादा है, पर क्यों हम इसको मार रहे हैं? सर, एक सरकार ने सर्कुलर कर दिया कि बीएसएनएल जो है वो कोरिया, जापान, कहीं से भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता है। बीएसएनएल को सिर्फ मेक इन इंडिया ही लेना पड़ेगा। मैं खुश होता यही सर्कुलर अगर दूसरों के लिए कि भाई दूसरे टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे वोडाफोन का हो, उनके लिए भी यही होना चाहिए। कंपटीशन तो तब होगी ना, आप एक के पांव में जंजीर डालोगे और दूसरों को छूट दोगे और कहो कि करो कंपटीशन। बीएसएनएल के लिए रूल बनाया, प्राइवेट के लिए नहीं। आज हर प्राइवेट कंपनी कुछ नया दे रही है और बीएसएनएल कुछ काट रही है। मुझे अभी अहमदाबाद में मैंने फोन किया बीएसएनएल के अफसर को कि भैया कॉल डाइवर्ट फैसिलिटी ये साहब हमने बंद कर दी है, अब स्पेशली हम आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को जाएगा तभी कॉल डाइवर्ट होगा। बोले ये सर्कुलर आया। मैंने कहा सर्कुलर प्राइवेट कंपनी को नहीं असर करता है। पीएसयू है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, वो सर्विस ओरिएंटेड है, और देश की सेवाओं के लिए पीएसयूज को स्ट्रेंथन करना बहुत ही जरूरी है। सर, जल जीवन मिशन, इसके लिए वित्त मंत्री जी डिमांड लेके आई है। सर, अच्छी बात है, गांव में पहली बार, तब तक कोई सोच नहीं थी, पीने का पानी की बात सब करते थे, शुद्ध पीने का पानी, वो अगर कोई बात की तो राजीव गांधी जी ने पहले की थी कि शुद्ध पीने का पानी, और इन्होंने शुरुआत की। आप नल से जल जीवन मिशन में पैसे दे रहे हो। गुजरात में कुछ जगह हम पीछे लगे तो एफआईआर हुई है। सर, क्या होता है, नल तो लग जाता है, नीचे पाइपलाइन नहीं होती है, और फिर जब नल खोलता है कोई तो पानी नहीं आता है, और दीवार पे लिखा होता है बीजेपी। हमारे गुजरात में कहते बीजे माने दूसरी जगह जाके पी, यहां नहीं मिलेगा। ये जल जीवन मिशन है। ये हालत जल जीवन मिशन की है। सर, कच्छ में सबसे ज्यादा पीने के पानी की जरूरियात होती है। आपने बहुत पैसे दिए वहां पे, और जो पाइपलाइन लगनी चाहिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दो, पूरा खर्चा और जो पेनल्टी कहेगी गवर्नमेंट मैं भरूंगा। वहां जो पाइप
जल जीवन मिशन में लगनी चाहिए, वो बीजेपी के नेता के फार्म में पानी पहुंचाने की लगाई दी गई है और पानी कच्छ में नहीं मिल रहा है। सर, हमने पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में मुद्दा उठाया, एक अधिकारी ठीक निकला, उसने एफआईआर की है कि जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए चाव किए गए हैं। तो इस जल जीवन मिशन सिर्फ करप्शन का जरिया ना बने। मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम इसका असलियत थोड़ा सा आप चेक करवाएंगे, फिर ये मंशा अच्छी, पर इसके लिए काम भी उसी तरह से होना चाहिए। सर, यहाँ पे सिविल एविएशन के लिए भी एप्रोप्रिएशन बिल में एक ग्रांट का बहुत बड़ा हिस्सा वित्त मंत्री जी के बिल में है। मैं आपके जरिए कुछ मुद्दे की बात करना चाहता हूं। सर, प्राइवेट को एयरपोर्ट्स दे दिए हैं। एयरपोर्ट्स में पहले कानून साफ था, पैसेंजर यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज। वो पैसेंजर का यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज किस तरह से गिना जाता था, उसके एक नियम, उसका एक अलग प्रावधान, उसका एक अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो तय करती थी। इस सरकार ने क्या कर दिया, पहले ये कानून था कि एयरपोर्ट के अंदर अगर कोई शॉप्स क्रिएशन के लिए पैसे लगे, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है एयरपोर्ट में उसके आधार पर यूजर्स डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं। पहले प्रावधान था कि जो ये दुकानें लगती है, जो शॉप्स बनती है, उसका तो वो किराया वो लेता है जो भी एयरपोर्ट चलाता है वो, इसलिए उसका पैसा पैसेंजर के ऊपर ये एयरपोर्ट का इन्वेस्टमेंट में नहीं गिना जाएगा। और सच भी है, क्योंकि पैसेंजर जाता है वो तो मॉल में जाएगा शॉपिंग करने, एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग करने थोड़ा ही पैसेंजर जा रहा है। हाँ, कोई जरूरत पड़ी, छोटी मोटी चीज, मेडिकल स्टोर, ये हो गया ठीक। आज तो एयरपोर्ट में बड़े बड़े मॉल बना दिए, और ये मॉल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहले कभी भी पैसेंजर के ऊपर उसका यूजर्स डेवलपमेंट में नहीं गिना जाता था। सरकार ने कानून बदल दिया, दोस्त अदानी ने ले लिया, तो उसके बाद से ये यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज पैसेंजर के ऊपर, अंदर वो माहौल बना खड़ा कर देगा, उसका इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसे का चार्ज किसके ऊपर लगेगा, पैसेंजर के ऊपर। 250 रुपये में जो यूजर्स डेवलप, मेरा ही क्वेश्चन था सर, इस सरकार का जवाब है 250 रुपया था $, यूजर्स डेवलपमेंट चार्ज अहमदाबाद एयरपोर्ट में। आज 1680 रुपये लगते हैं। कौन सा स्वर्ग खोड़ा हो गया कि 250 से 1680 हो गए। ऐसी चीजों को देखना होगा। इस देश को इस तरह से कोई लूट चला सके, ये हो नहीं सकता। सर, एक सबसे बड़ी डिमांड ग्रांट की एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए लेके वित्त मंत्री जी आई है। मेरा तो यही कहना है कि आप जब डिपार्टमेंट आते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि व्हेन आई मेड द बजट, आप ही के डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें बताई थी और हमने बजट का एस्टिमेट किया, रिवाइज एस्टिमेट होता है। पर ये इतनी बड़ी आप ग्रांट एप्रोप्रिएशन में पूरक मांग में लेके आते हो, उसकी वजह क्या है और क्या ये पैसे सही जगह जा रहे हैं? सर, ये मेरा तेरा भी होता है। अगर किसी जर्नलिस्ट ने सच बोल दिया तो उस मीडिया हाउस की एडवर्टाइजमेंट बंद। यस 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 करे, वाह 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 करे, उनको जितनी चाहे उतनी मिलती रहे। ये प्रजा की ट्रेजरी के पैसे हैं। आप जिन जिन डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेके आए हो, उसके सामने आपने जिन डिपार्टमेंट्स को बातें ग्रांट दी थी, वहां पे सेविंग हो रहा है। और वो कौन से डिपार्टमेंट है? वो जनता के हित करने वाले हैं।
सर मेरी 1.5 मिनट बाकी है, वो मेरे दूसरे साथी कोई बोल सके, इसलिए मेरी बात को यहीं ख़त्म करते हुए अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर मैंने जो कुछ सुझाव दिए हैं उसको पॉजिटिवली वित्त मंत्री जी ले, ये आपके ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा सिद्धि भाई, जबरदस्त। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर